सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है अध्येता की विशेषताएं में आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन में आएगा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्ति परक ध्यान देने महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका आंसर है सी में आएगा। सी में बच्चे विभिन्न दर से विकसित होते हैं और अलग अलग तरह से सीखते हैं। इसकी व्याख्या में आएगा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्ति परक ध्यान देना महत्वपूर्ण है क्योंकि बालकों में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं जिस कारण बच्चे भिन्न दर से विकसित होते हैं और अलग अलग तरह से सीखते हैं। कुछ बच्चे आसानी से शिक्षक द्वारा बताई गई चीज़ों को समझ लेते हैं तो कुछ बच्चों को उन्हीं अवधारणाओं को समझने में कठिनाई होती है। अतः शिक्षक का दायित्व है कि वे प्रत्येक बच्चे की समस्या को व्यक्तिगत रूप से समझकर उनके अनुसार अपने कक्षीय शिक्षण को संचालित करें जिससे कि प्रत्येक बच्चा सुगमता से बिना कठिनाई के अध्ययन कर सके। इसमें आएगा ऑप्शन सेकंड में आएगा। सेकंड है यदि छात्र अध्ययन में रुचि नहीं ले रहे हैं तो अध्यापक को इसमें आएगा व्याख्या में डी में आएगा। इसका आंसर विद्यार्थियों द्वारा रुचि न लेने के कारणों में विचार चाहिए और उपचारात्मक उपाय करने चाहिए। व्याख्या में आएगा यदि छात्र अध्ययन में रुचि नहीं ले रहे हैं तो अध्यापक को विद्यार्थी द्वारा रुचि न लेने के कारणों पर विचार करना चाहिए और उपचारात्मक उपाय करने चाहिए जिससे कि उन्हें अध्ययन में सहजता हो और जब शिक्षण बालकों के स्तर को ध्यान में रखकर किया जाता है तो इससे बालकों की कक्षीय गतिविधियों में सकारात्मक भागीदारी सुनिश्चित हो पाती है और वे अत्यंत ही रुचि के साथ अध्ययन करते हैं। अतः शिक्षक को चाहिए कि वे शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करें तथा वास्तविक अनुभवों के आधार पर बालकों को शिक्षण कराएं। फिर थर्ड में आएगा अध्यापक विद्यार्थी संबंध की प्रकृति कैसी होनी चाहिए। ऑप्शन सी सहयोगात्मक और भय रहित। फिर इसमें आएगा व्याख्या में अध्यापक विद्यार्थी संबंध की प्रकृति सहयोगात्मक और भय रहित होनी चाहिए जिससे कि छात्र बिना भय के अपने संदेहों कठिनाइयों व विचारों को शिक्षक के समक्ष प्रस्तुत कर सकें तथा अध्यापक उनके स्तर के अनुसार विविध अधिगम तकनीकों द्वारा अधिगम कार्य करा सके। सहयोगात्मक अधिगम में शिक्षक अपने छात्रों को परियोजना वाद विवाद संवेदनात्मक जैसी शिक्षण विधियों का प्रयोग करके एक सार्थक अधिगम प्रदान करते हैं जिससे कि एक प्रभावी कक्ष का निर्माण होता है। फिर इसमें आएगा सेकंड में इन केस यू हैव ए ब्राइट स्टूडेंट इन योर क्लास यू विल ... इसमें आएगा ऑप्शन सी प्रोवाइड हर या हिम विद चैलेंजिंग टास्क। इसमें आएगा व्याख्या में यदि आपकी कक्षा में एक तीव्र बुद्धि वाला प्रतिभाशाली छात्र है तो आपको उसे चुनौतीपूर्ण कार्य देने चाहिए क्योंकि ऐसे छात्र कठिनाई विषय में रुचि लेते हैं जिससे कि अत्यंत ही आनंद से ही उन कार्य को करने में सहभागिता दिखाएंगे। इन छात्रों में अवधान निरीक्षण प्रत्यक्षीकरण कल्पना तर्क चिंतन निर्णय व स्मरण करने की क्षमता अधिक तीव्र होती है। अतः चुनौतीपूर्ण कार्य इन छात्रों को कुशल बनाने में सहायक होंगे। नोट आयोग ने इसका उत्तर विकल्प ए को सही माना जबकि इसका उपयुक्त उत्तर विकल्प सी होगा। फिर है फिफ्थ नंबर में आएगा एक प्रभावी अध्यापक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण होता है। ऑप्शन सी में आएगा एक अच्छा प्रेरक होना। फिर इसमें आएगा व्याख्या
व्याख्या में आएगा एक प्रभावी अध्यापक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण एक अच्छा प्रेरक होना है। एक शिक्षक को छात्रों को लगातार और सकारात्मक प्रतिक्रिया देकर आत्मप्रेरित होने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे छात्रों में यह विश्वास उत्पन्न हो कि वे अच्छा कर सकते हैं और उनमें कार्य के प्रति उत्सुकता का प्रादुर्भाव हो। एक अच्छे शिक्षक को विभिन्न दृष्टिकोणों को समायोजित करके छात्रों के लिए प्रेरणा का भारी चालक बनना चाहिए, जिससे कि वे आंतरिक रूप से रुचि के साथ सही पथ पर चलते हुए अपना सार्थक प्रयास करें और अर्थपूर्ण अधिगम कर सके। व्याख्या में 6 नंबर में आएगा निम्नलिखित में से क्या पढ़ाया नहीं जा सकता, बल्कि व्यावहारिक रूप में इसे अंगीकार करने पर इसे आत्मसात किया जा सकता है। इसका है व्याख्या मूल्य। फिर व्याख्या में आएगा मूल्यों को पढ़ाया नहीं जा सकता, बल्कि व्यावहारिक रूप से इसे अंगीकार करने पर इसे आत्मसात किया जा सकता है। मूल्य शब्द से तात्पर्य किसी भौतिक वस्तु अथवा मानसिक अवस्था के गुण से है, जिसके द्वारा मनुष्य के किसी उद्देश्य व लक्ष्य की प्राप्ति होती है। ईमानदारी, साहस, दयालुता, उदारता, सत्यनिष्ठा, आत्मविश्वास, ये सभी मूल्य के उदाहरण हैं। ये सभी व्यक्ति में व्यावहारिक रूप से आते हैं। इनमें लिए किसी विशेष शिक्षण को आवश्यकता नहीं होती। इसमें आएगा व्याख्या 7 का आएगा पाठ्यचर्या के निर्माण में निम्नलिखित में से किस उपागम का सामान्यतः प्रयोग नहीं किया जाता। ऑप्शन ए आएगा अध्यापक केंद्रित। व्याख्या में पाठ्यचर्या निर्माण में बालक की रुचियों, आवश्यक क्षमताओं, योग्यताओं, मनोवृत्तियों एवं बुद्धि तथा आयु का ध्यान रखना चाहिए। इसके लिए पाठ्यचर्या का निर्माण करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि वह विद्यार्थियों के विषय पर केंद्रित हो, उनके जीवन के अनुभवों को शामिल करने वाली हो तथा छात्रों को केंद्र में रखकर निर्मित हो गई हो, जिससे छात्रों के स्तर के अनुरूप तथ्यों व विषय वस्तु का समावेश हो। परंतु पाठ्यचर्या के निर्माण में अध्यापक केंद्रित उपागम का प्रयोग नहीं किया जाता है। फिर 8 में आएगा वन का दौरा करने से बालक में निम्नलिखित में से क्या विकसित होगा। ऑप्शन सी में आएगा सी आत्मनिरीक्षण क्षमता। इसमें आएगा व्याख्या में वन का दौरा करने से बालक में आत्मनिरीक्षण क्षमता का विकास होगा, जिससे कि वे स्वयं प्रत्यक्ष अधिगम अनुभव प्राप्त कर पाएंगे। पर्यावरणीय अध्ययन में भ्रमण विधि का अपना विशेष महत्व है। कक्षा में छात्र केवल पुस्तकीय ज्ञान प्राप्त करते हैं और वे बाहर जगत की यथार्थता के ज्ञान से वंचित रह जाते हैं। अतः इसे दोष को दूर करने के लिए भ्रमण विधि को प्रमुख स्थान दिया गया है। भ्रमण या दौरा करने से बालक भौगोलिक वास्तविकताओं से परिचित होते हैं और वे विभिन्न वस्तुओं का निरीक्षण करके ही ज्ञान प्राप्त करते हैं। 9 में आएगा अध्यापकों और विद्यार्थियों के मध्य किस प्रकार के संबंध से अधिगम का संवर्धन होता है। ऑप्शन डी में आएगा संवेगात्मक संबंध। फिर आएगा अध्यापकों और विद्यार्थियों मध्य संवेगात्मक संबंध से अधिगम का संवर्धन होता है। संवेगात्मक संबंधों का बच्चों की प्रभावशीलता पर गहरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि इनके संबंधों के द्वारा इसमें आएगा व्याख्या में द्वारा
शिक्षक अपने छात्रों में प्यार व स्नेह की भावनाओं को शामिल करते हैं तथा बच्चों को समस्या हल करने और स्वयं बिना किसी भय व हिचक के अपनी बातों, संदेह व कठिनाइयों को शिक्षक के समक्ष रखकर अर्थपूर्ण अधिगम प्राप्त करते हैं, जो कि उनके विश्वास में सहायता करता है। फिर 10 नंबर में आएगा, आप बालकों में नैतिक मूल्य कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं। ऑप्शन ए में आएगा, नियमित रूप से पढ़ाए जाने वाले विषयों के संग मूल्यों के एकीकरण के माध्यम से। फिर व्याख्या में आएगा, व्याख्या में हम बालकों में नियमित रूप से पढ़ाए जाने वाले विषयों के संग मूल्यों के एकीकरण के माध्यम से नैतिक मूल्य सुनिश्चित कर सकते हैं। अपने बच्चों को नैतिक मूल्य सिखाने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम स्वयं एक अच्छे रोल मॉडल बने। बच्चे उदाहरण से सीखते हैं, इसलिए यदि हम चाहते हैं कि वे ईमानदार, दयालु बने, तो हमें उन्हें अपने जीवन में ये गुण दिखाने होंगे। सच्चाई, ईमानदारी, प्रेम, दयालुता, मैत्री आदि को नैतिक मूल्य कहा जाता है। ये छात्रों को एक स्वस्थ, समझदार और संतुलित व्यक्तित्व को विकसित करने में मदद करते हैं। फिर है 11 नंबर में आएगा, एक अध्यापक छात्रों के साथ ... घनिष्ठ संबंध स्थापित कर सकता है। ऑप्शन ए है, एक प्राधिकार संपन्न व्यक्ति बनकर। फिर इसकी व्याख्या में आएगा, एक अध्यापक छात्रों के साथ विद्यार्थियों को विषय के ज्ञान से प्रभावित करके घनिष्ठ संबंध स्थापित कर सकता है। एक कुशल अध्यापक में विषय का पूर्ण ज्ञान होना अति आवश्यक है, क्योंकि यदि विषय का पूर्ण ज्ञान नहीं होगा तो वह विद्यार्थियों की विषय संबंधी समस्या को समाधान नहीं कर पाएगा, जिससे छात्र उनका आदर सम्मान नहीं करेंगे और ना ही शिक्षकों को स्वयं में संतुष्टि हो पाएगी। फिर 12 नंबर में, यदि कोई विद्यार्थी आपकी कक्षा में अनोखी पोशाक पहनकर आता है तो आप क्या करेंगे। इसका है ऑप्शन सी में इसका आंसर है, आप उसे ऐसी पोशाक के स्थान पर स्कूल की यूनिफॉर्म पहन आने की सलाह देंगे। फिर व्याख्या में आएगा, यदि कोई विद्यार्थी आपकी कक्षा में अनोखी पोशाक पहनकर आता है तो आप उसे ऐसी पोशाक के स्थान पर स्कूल की यूनिफॉर्म पहन आने की सलाह देंगे, क्योंकि अनोखी पोशाक में विद्यार्थियों का मजाक उड़ाया जा सकता है और अनुशासनहीनता हो सकती है। और जैसा कि एक शिक्षक के रूप में कक्षा में अनुशासन बनाए रखना आपकी जिम्मेदारी है। अतः यदि अनुशासन में कोई व्यवधान उत्पन्न होता है तो आपका यह कर्तव्य है कि आप उसे सावधानीपूर्वक संभालें और छात्र को एक तरफ ले जाकर उससे निजी तौर पर पहनने के लिए प्रोत्साहित करें। फिर से 13 नंबर में आएगा, छात्रों का एक समूह बनाते समय निम्नलिखित में से किस अनिवार्य बात का ध्यान रखना चाहिए। ऑप्शन सी में आएगा, मुक्त पारस्परिक क्रिया की संभावना। फिर व्याख्या में आएगा, व्याख्या में छात्रों का समूह बनाते समय इस बात का अनिवार्य रूप से ध्यान रखना चाहिए कि छात्रों में मुक्त पारस्परिक क्रिया की संभावना होनी चाहिए, क्योंकि इससे वे एक दूसरे से संबंध स्थापित कर पाएंगे और जब उनमें परस्पर संवाद, तर्क वितर्क होगा तो उनका अधिगम सकारात्मक होगा। मुक्त पारस्परिक क्रिया द्वारा छात्रों में सहयोगी अधिगम को बढ़ावा दिया जा सकता है। फिर इसमें आएगा, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में
एक सक्रिय छात्र की मूल विशेषता निम्नलिखित में से क्या होनी होती है? ऑप्शन बी में है, बोलने से पहले अपने दिमाग में विचार और प्रश्न पैदा करना। फिर इसमें आएगा व्याख्या में, एक सक्रिय छात्र वह होता है जो लगातार रचनात्मकता, परियोजनाओं, स्व निर्देशित शिक्षा, ध्यानपूर्ण गतिविधियों, इंटरैक्टिव चर्चाओं और सीखने के बहुसंवेदी तरीकों में शामिल रहता है। ऐसे फिर व्याख्या में है, ऐसे छात्र सभी क्रियाओं में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं तथा बार बार स्वेच्छा से योगदान देने के लिए कहते हैं। ये छात्र अन्वेषी प्रश्न पूछते हैं तथा उन प्रश्नों के हल खोजते हैं, परंतु बोलने से पहले अपने दिमाग में विचार और प्रश्न पैदा करना एक सक्रिय छात्र की मूल विशेषता एक सक्रिय छात्र की मूल विशेषता नहीं है। फिर 15 नंबर में आएगी, 15 नंबर में एक प्रभावी अध्यापक इसमें आएगा ऑप्शन सी में, विद्यार्थियों को स्वयं सीखने में सहायता करता है। फिर इसकी व्याख्या में आएगा, एक प्रभावी शिक्षक एक बहुमुखी पेशेवर है जो अपने विद्यार्थियों के लिए एक सुविधा, पाठ्यक्रम निर्माता, परामर्शदाता और रोल मॉडल की विभिन्न भूमिकाएं निभाता है। ऐसे शिक्षक विद्यार्थियों को रचनात्मकता कार्यों में संबद्ध करते हुए उन्हें स्वयं सीखने में सहायता करते हैं तथा छात्रों को उनके हित के अनुरूप कार्य सौंपते हैं ताकि छात्रों को अपनी वास्तविक क्षमता प्राप्त करने की स्वतंत्रता मिल सके। फिर आएगा इसमें 16 नंबर में आएगा, निम्नलिखित में से क्या अध्यापक केंद्रित उपगम की एक विशेषता नहीं है? इसकी व्याख्या में है डी में आएगा, मिट्टी और कागज का प्रयोग। यह है पहला है, विद्यार्थी समूह में मिट्टी और कागज का प्रयोग करके अनेक मॉडल बना रहे हैं। फिर व्याख्या में आएगा, एक अध्यापक केंद्रित दृष्टिकोण वह है जहां कक्षा में गतिविधियों को शिक्षक द्वारा नियंत्रित किया जाता है तथा छात्र अपना सारा ध्यान शिक्षक पर लगाते हैं। इसमें शिक्षक कक्षा में गतिविधि का नेतृत्व करता है तथा आवश्यक जानकारी प्रदान करता है और छात्र अध्यापक द्वारा बताई गई बात को लिखते हैं, पहाड़ों तथ्यों को कंठस्थ करते हैं तथा क्षेत्र में अभ्यास करते हैं। परंतु शिक्षक केंद्रित दृष्टिकोण छात्र को स्वयं को व्यक्त करने व स्वयं से सीखने को निर्देशित करने की अनुमति नहीं देता है। यहाँ शिक्षक निर्देश देता है, मार्गदर्शन करता है, सिखाता है, लेकिन स्वयं से समूह में मिट्टी और कागज का प्रयोग करके मॉडल बनाने की अनुमति नहीं देता है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें है पाठ्यचर्या निर्माण में विषय केंद्रित उपागम की निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य सीमा है? ऑप्शन बी में आएगा, यह अधिगमकर्ताओं के अनुभव को महत्व को छोड़ देता है। इसकी व्याख्या में आएगा, विषय केंद्रित पाठ्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बालकों को विषय का ज्ञान प्रदान करना है। इसमें बालक से अधिक विषयों को महत्व प्रदान किया जाता है। यह पाठ्यक्रम बालकों को रुचि
यह पाठ्यक्रम बालकों को रुचि, प्रवृत्ति एवं क्षमता का ध्यान रखे प्रवृत्ति एवं क्षमता का ध्यान रखे बिना बनाया जाता है। यह अधिगम कर्ताओं के अनुभवों के महत्व को छोड़ देता है, जो कि विषय केंद्रित उपागम की एक मुख्य सीमा है। फिर आएगा इसमें व्याख्या में नेक्स्ट, किशोर अवस्था में बालक और बालिकाएं विद्यालय में किसकी अपेक्षा रखते हैं। ऑप्शन डी में आएगा, डी में भावनात्मक सहयोग। व्याख्या में आएगा किशोर अवस्था में बालक और बालिकाएं विद्यालय में भावनात्मक सहयोग की सपेक्षा रखते हैं। किशोर अक्सर परिवर्तनों की कठोरता घबरा जाते हैं और अपने साथियों के साथ उनकी तुलना करके चिंतित हो जाते हैं। अतः शिक्षक किशोरों के साथ सही जानकारी साझा करके और उन्हें आश्वस्त करने के लिए एक दोस्त के रूप में कार्य कर सकते हैं तथा जानकारी साझा करके मिथ्या और भ्रांतियों को दूर कर सकते हैं, जिससे कि बच्चे मानसिक रूप से संतुलित हो सके, व अवसादग्रस्त होने से बच सके। फिर इसमें आएगा 19 नंबर में आएगा, स्वयं को आदर्श व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करने के फलस्वरूप निम्नलिखित में से क्या सुनिश्चित होगा। ऑप्शन डी में आएगा कारण मूल्य। इसमें आएगा व्याख्या में स्वयं को आदर्श व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करने के फलस्वरूप नैतिक मूल्य सुनिश्चित होगा। नैतिक मूल्य को आदर्शवादी तत्वों का समूह माना जाता है। अर्थात नैतिक मूल्य वह है जो व्यक्ति के भावात्मक पहलुओं में निवास करते हैं। व्यक्ति में निहित आदर्श। फिर इसके आएगा आदर्श। व्याख्या में है विचार, आदर्श, आचरण एवं संस्कृति सभ्यता के विभिन्न तत्वों को एकीकृत कर इसका वर्णन किया जाता है। छात्रों में इनका विकास परिवार, विद्यालय एवं समाज द्वारा किया जाता है। छात्र अपने नैतिक मूल्यों का विकास अनुकरण करते हैं। फिर कक्षा में इसमें आएगा कक्षा में रचनात्मक अध्यापक निम्नलिखित में से किसकी अनुमति देता है। ऑप्शन ए में आएगा सहयोगात्मक अधिगम। फिर व्याख्या में आएगा कक्षा में रचनात्मक अध्यापक सहयोगात्मक अधिगम की अनुमति देता है, क्योंकि एक संरचनावादी कक्षा शिक्षा के संरचनावादी दृष्टिकोण से जुड़ी है, जो अंततः क्रिया और परियोजनाओं में छात्रों को शामिल करके सहयोगात्मक शिक्षा को प्राथमिकता देती है। सहयोगात्मक अधिगम एक ऐसी स्थिति है जिसमें दो या दो से अधिक लोग एक साथ कुछ सीखते हैं या सीखने का प्रयास करते हैं। फिर 21 में आएगा अध्यापक को अपने विषय में प्रवीणता होना चाहिए, ताकि ऑप्शन डी में आएगा अध्यापन को और अधिक प्रभावी बना सके। फिर इसकी व्याख्या में आएगा अध्यापक को अपने विषय में प्रवीणता होनी चाहिए ताकि वह अध्यापन को और अधिक प्रभावी बना सके। यदि शिक्षक अपने विषय का कम ज्ञान रखता है तो वह विद्यार्थी को संतुष्ट नहीं कर सकेगा, जिसका प्रभाव प्रशिक्षण पर पड़ता है, क्योंकि विषय का पूर्ण ज्ञान ही प्रभावशाली शिक्षक व उसके शिक्षण का परिचायक है। फिर इसके व्याख्या में आएगा कक्षा में मानवीय वातावरण तैयार करने का तात्पर्य है। ऑप्शन डी में आएगा छात्रों के साथ मानवीय संबंधों की स्थापना से। फिर व्याख्या में आएगा
कक्षा में मानवीय वातावरण तैयार करने का तात्पर्य है छात्रों के साथ मानवीय संबंधों की स्थापना। कक्ष का वातावरण सहानुभूतिपूर्ण, सहयोगात्मक तथा एक दूसरे के विचारों, भावनाओं आदि का सम्मान करने वाला होना चाहिए। इसके लिए शिक्षक छात्रों के मध्य और छात्रों के मध्य मानवीय संबंधों का होना आवश्यक है। फिर इसमें आएगा आवश्यक है। फिर 23 में आएगा एक प्राथमिक विद्यालय में एक विद्यार्थी के रूप में समुचित व्यवहार सीखना है। ऑप्शन बी में आएगा द्वितीयक सामाजिकता व्याख्या में आएगा एक प्राथमिक विद्यालय में एक विद्यार्थी के रूप में समुचित व्यवहार सीखना द्वितीयक सामाजिकता है। दायित्व है कि बच्चों का सामाजिक विकास उनके परिवार, पास पड़ोस समुदाय आदि से ही प्रारंभ होता है। फिर 24 में आएगा विद्यार्थी केंद्रित शिक्षा छात्रों को क्या बनने की अनुमति देता है। ऑप्शन ए ज्ञान का निर्माता व्याख्या में आएगा विद्यार्थी केंद्रित शिक्षा छात्रों को ज्ञान का निर्माता बनने की अनुमति देता है। विद्यार्थी केंद्रित शिक्षा में विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने, खोज करने एवं प्रयोग करने के पर्याप्त अवसर प्राप्त होते हैं। इसमें सभी अधिगम विधियां और व्यू रचनाएं व्यक्तिगत विद्यार्थियों की आवश्यकताओं, रुचियों, क्षमताओं, योग्यताओं आदि के अनुसार होती है जिसमें विद्यार्थी स्वयं सक्रिय रहकर अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। फिर 25 में आएगा सही विकल्प चुने। छात्र शिक्षण में निर्देशों का पदनियमन महत्वपूर्ण है। ऑप्शन बी में आएगा छात्र को गलती करने से रोका जाता है। व्याख्या में आएगा छात्र शिक्षण में निर्देशों का पदनियमन महत्वपूर्ण है ताकि छात्रों को गलती करने से रोका जा सके। शिक्षण करते समय शिक्षक को चाहिए कि वह निर्देशों को पदानुक्रम में या कर्मिक रूप से छात्रों के सामने प्रस्तुत करे ताकि छात्र उसके भावों को समझ सके और तदनुसार कार्य कर सके। फिर इसमें आएगा 26 में आएगा सीखने के लिए केंद्रित दृष्टिकोण सीखने में छात्रों से सीखने और मूल्यांकन के लिए समग्र जिम्मेदारी लेने की उम्मीद की जाती है कि किस तरह से यह छात्रों की मदद करता है। इसका आंसर है मदद करता है। इसका है व्याख्या सहित। इसका है डी में है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों है। इसमें है व्याख्या में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अधिगम केंद्रित दृष्टिकोण में हालांकि अधिगम की जिम्मेदारी अध्यापक और विद्यार्थी दोनों की होती है, लेकिन विद्यार्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे अधिगम और मूल्यांकन की जिम्मेदारी स्वयं स्वीकार करें। इसके फलस्वरूप शिक्षार्थी स्व निर्देशित जीवन पर्यंत सीखने वाला बन जाता है। शिक्षार्थी साक्षरता सूचना कौशल में सिद्धहस्त बनता है। फिर थर्ड में आएगा शिक्षार्थी अपने अधिगम का स्वयं मूल्यांकन करता है और कर सकता है। फिर है शिक्षार्थी आगे के अधिगम के लिए अधिगम कौशलों का विकास करता है। फिर 27 में आएगा वीमर के अनुसार केंद्रित शिक्षण में शिक्षक की क्या भूमिका है। इसमें आएगा व्याख्या में डी में आएगा फर्स्ट सेकंड दोनों। इसमें है व्याख्या में
फर्स्ट है, इसमें इसका डी आंसर है। इसमें ऐसा वातावरण बनाना जो छात्रों के सीखने को बढ़ावा देता है। फिर सेकंड में ऐसा माहौल बनाना जो छात्रों को सीखने की जिम्मेदारी स्वीकार करने के लिए प्रेरित करे। फिर इसकी व्याख्या में आएगा, वीमर के अनुसार शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षण में शिक्षक की भूमिका होती है। इसमें शिक्षक ऐसे अधिगम वातावरण का निर्माण करता है जो विद्यार्थियों के सीखने को बढ़ावा देता है। फिर है, शिक्षक ऐसे अधिगम वातावरण का निर्माण करता है जो छात्रों को सीखने की जिम्मेदारी स्वीकार करने के लिए प्रेरित करता है। फिर इसमें थर्ड में शिक्षक अधिगम उद्देश्यों, अधिगम विधियों और मूल्यांकन का सतत संगत आयोजन करता है। फिर इसमें विद्यार्थियों को स्वाध्याय के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित करता है। फिर इसमें 28 में आएगा, 28 में निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा में शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण का उपयोग करने की सीमाएं हैं। इसके आगे व्याख्या में डी में आएगा फर्स्ट और सेकंड दोनों। फिर इसकी व्याख्या इसमें फर्स्ट, सीमित समय के भीतर औसतन सभी छात्रों के उपलब्धि स्तर को बढ़ाना मुश्किल है। फिर इसकी व्याख्या इसका है सेकंड में आएगा, इसमें ऐसे शिक्षकों की आवश्यकता होती है जो छात्रों की आवश्यकताओं के प्रति बहुत संवेदनशील हो। इसकी व्याख्या फिर इसका नहीं था। फिर इसकी व्याख्या में आएगा, शिक्षण का सीखने केंद्रित दृष्टिकोण शिक्षार्थियों को केंद्र में रखता है और बच्चों के अनुभव जरूरतों को प्राधान्यता देता है। यह दृढ़ता से मानता है कि जब बच्चों को अपनी गति से काम करने की स्वतंत्रता दी जाती है तो वे अवधारणाओं को कुशलता से आत्मसात करने की क्षमता विकसित करते हैं। शिक्षण के लिए एक सफल दृष्टिकोण होने की बजाय इसकी कुछ सीमाएं भी हैं जो इस प्रकार है। फिर है, सीखने की प्रक्रिया में समय लगता है। फिर समय के भीतर पाठ्यक्रम के लक्ष्य को प्राप्त करना मुश्किल है। थर्ड, प्रभावी रूप से सीखने के लिए विशेष कुशल शिक्षकों की आवश्यकता होती है। फिर छोटी अवधि में छात्र के उपलब्धि स्तर को प्राप्त करना कठिन है। फिर छात्रों की आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए बहुत समझदार शिक्षकों की आवश्यकता होती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दोनों बिंदु शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण का उपयोग करने की सीमाएं हैं। फिर इसमें 29 में आएगा, शिक्षक केंद्रित दृष्टिकोण अपनाने के लिए एक छात्र के निम्नलिखित में से किन पहलुओं को समझना आवश्यक है। ऑप्शन बी में आएगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट में आएगा घर और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। फिर सेकंड में आएगा स्वास्थ्य और शारीरिक विकास। फिर थर्ड में आएगा मानसिक क्षमताएं। फिर इसमें आएगा व्याख्या में शिक्षार्थी शैक्षिक दृष्टिकोण छात्रों को निर्णय लेने और समस्या समाधान, टीम वर्क और प्रस्तुति कौशल जैसे कौशल विकसित करने में मदद करता है जो वर्तमान सम आवश्यकताओं के लिए प्रासंगिक है। शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण अपनाने के लिए एक छात्र के लिए कुछ पहलुओं को समझना आवश्यक है जो इस प्रकार है। फर्स्ट में आएगा घर और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, स्वास्थ्य और शारीरिक विकास, मानसिक क्षमताएं। फिर इसमें व्याख्या में फिर इसमें आएगा 30 नंबर
कौन सा पाठ्यक्रम तार्किक तार्किक बाल केंद्रित और सार्थक है तरीकों से विभिन्न विषयों के संदर्भों को पाटने के साधन प्रदान कर सकता है। ऑप्शन ए में आएगा कला एकीकृत। फिर इसकी व्याख्या में आएगा कक्षा में कलाओं का एकीकरण छात्र को उस दुनिया से जुड़ने में मदद करता है जिसमें वे रहते हैं। कला रचनात्मकता को बढ़ावा देती है तथा कला के माध्यम से सीखने की प्रक्रिया में तेजी लाने इसे सुविधाजनक बनाने में मदद मिलती है। अतः कला एकीकृत पाठ्यक्रम तार्किक बाल केंद्रित और सार्थक तरीकों से विभिन्न विषयों के संदर्भों को पाटने समाप्त करने की साधन प्रदान करता है। फिर 31 में आएगा निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षार्थी केंद्रित उपागम की विशेषता है। इसका है केवल सेकंड। इसमें आएगा इसका है सेकंड आंसर। ऑप्शन सी है केवल सेकंड। इसमें शिक्षक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक सूत्रधार होता है ना कि प्रशिक्षक। फिर इसकी व्याख्या में एक शिक्षक अपने छात्रों को एक विषय में प्राप्त ज्ञान और अन्य विषय क्षेत्रों में प्राप्त ज्ञान के बीच संबंध बनाने में लगातार सहायता करेगा। शिक्षक खुद को छात्रों के लिए एक मॉडल के रूप में पेश करता है क्योंकि उसे विषय पे महारत हासिल है। यह शिक्षार्थी केंद्रित उपागम की विशेषता नहीं है तथा शिक्षक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक सूत्रधार होता है ना कि प्रशिक्षक। यह शिक्षार्थी केंद्रित उपागम की विशेषता के अंतर्गत आता है। अतः विकल्प सी केवल सेकंड एबिस्ट उत्तर है। फिर है 32 में आएगा किस प्रकार के शिक्षण में शिक्षार्थी एक ज्ञान साधक होता है जिसमें शिक्षक सहायक और मार्गदर्शक होता है। इसका आंसर में आएगा ए में आएगा ए। इसमें है ए शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण। फिर इसकी व्याख्या में आएगा शिक्षार्थी केंद्रित उपागम में सीखने वाला ज्ञान साधक होता है और इसमें शिक्षक सुविधाकर्ता और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। इस उपागम का उद्देश्य शिक्षार्थी को सीखने के पथ में सक्रिय बनाकर उसकी स्वतंत्रता का विकास करना है। फिर 33 में आएगा निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण के शिक्षार्थी केंद्रित उपागम के संदर्भ में सही नहीं है। ऑप्शन ए में आएगा छात्र निष्क्रिय रूप से सुनकर और पढ़कर सीखते हैं। फिर इसकी व्याख्या में बाल केंद्रित उपागम का उद्देश्य बालक का बहुमुखी विकास करना है। बाल केंद्रित अधिगम की प्रमुख विशेषता बालक की प्रधानता है। इसके अंतर्गत बालक की रुचियों प्रकृतियों तथा क्षमताओं को ध्यान में रखकर ही संपूर्ण अधिगम प्रक्रिया का आयोजन किया जाता है। बाल केंद्रित उपागम के संदर्भ में निम्न कथन सही सुमिलित हैं। फर्स्ट है करके सीखना आधार है। फिर सेकंड में सीखने का अभ्यास किया जाता है। फिर थर्ड में आएगा प्रदर्शन सीखने के उद्देश्यों की श्रेष्ठता को दर्शाता है। फिर व्याख्या में आएगा नोट में आएगा केंद्रित शिक्षण के अंतर्गत
छात्र निष्क्रिय रूप से सुनकर और पढ़ के सीखते हैं। यह कथन सर्वथा अनुचित है, क्योंकि इसमें बच्चा सक्रिय होकर सुनता है और पढ़ता है, ना कि निष्क्रिय होकर। फिर 34 में आएगा, यदि कोई छात्र आपके प्रश्नों का उत्तर ना दे सके तो ऑप्शन बी में आएगा, शिक्षक को उस प्रश्न को सामान्य मामलों से पूछना चाहिए। फिर इसमें आएगा व्याख्या में यदि कोई छात्र आपके प्रश्नों का उत्तर ना दे सके तो शिक्षक को उस प्रश्न को अन्य मामलों से पूछना चाहिए तथा अन्य मामलों से प्राप्त उत्तरों के आधार पर पहले वाले छात्र से पुनः वही प्रश्न पूछने चाहिए। फिर इसमें है 35 में आएगा, छात्रों को गृह कार्य देने चाहिए। छात्रों को गृह कार्य देना चाहिए क्योंकि ऑप्शन सी में आएगा, छात्रों ने पाठ को कितना समझा है यह जानने के लिए। फिर इसमें आएगा, छात्रों को गृह कार्य देना चाहिए ताकि यह जाना जा सके कि उन्होंने पाठ को कितना समझा है। और गृह कार्य बच्चों को इसलिए भी दिया जाता है ताकि वे स्वतंत्र वातावरण में चिंतन कर अपना मानसिक विकास कर सके। फिर 36 में आएगा, जवान बच्चों का एक समूह क्लास में ध्यान नहीं दे रहा है, उनका ध्यान वापस लाने के लिए निम्न में से कौन सी नीति अधिक उपयुक्त रहेगी। इसका है ए में आएगा, अल्पकालीन शारीरिक गतिविधि। व्याख्या में आएगा, यदि जवान बच्चों का एक समूह कक्षा में ध्यान नहीं दे रहा है तो उनका ध्यान वापस लाने के लिए अल्पकालीन शारीरिक गतिविधि का आयोजन करना चाहिए, जिसमें सभी बच्चे शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से सक्रिय रहे। इसके अतिरिक्त विद्यार्थियों का कक्षा में ध्यान लाने के लिए शिक्षण विधि में भी परिवर्तन करके विषय वस्तु को रोचक ढंग से प्रस्तुत किया जा सकता है। फिर 37 में आएगा, 37 में काम को संपूर्ण शैक्षिक दिनचर्या में शामिल करने से किस प्रकार बच्चों को हर परिस्थिति में मदद मिलती है। इसका आंसर आएगा बी में आएगा। बी में फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों आएंगे बी में। तो फिर इसमें आएगा, बच्चों को सामुदायिक संसाधनों का अर्थपूर्ण ज्ञान होता है। फिर इसमें सेकंड में आएगा, बच्चे ऐसे कौशल सीखते हैं जो उन्हें गुणवत्तापूर्ण जीवन जीने में सक्षम बनाते हैं। फिर इसमें बच्चों को काम के साथ साथ अपनी उच्च शिक्षा पूरी करने का अवसर मिल सकता है। व्याख्या में काम को संपूर्ण शैक्षिक दिनचर्या में शामिल करने से बच्चों को हर परिस्थिति में मदद मिलती है। जैसे फर्स्ट में आएगा, बच्चों को सामुदायिक संसाधनों का अर्थपूर्ण ज्ञान होता है। फिर सेकंड में आएगा, बच्चे ऐसे कौशल सीख सकते हैं जो उन्हें गुणवत्तापूर्ण जीवन जीने में सक्षम बनाते हैं। फिर थर्ड में आएगा, बच्चों को काम के साथ साथ अपनी उच्च शिक्षा पूरी करने का अवसर मिल सकता है। अतः फर्स्ट सेकंड थर्ड तथा तीनों सही हैं।